नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का यूनिवर्सिटी एक्ट से संबंधित अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं। मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटी एक्ट से संबंधित हमारी 2 क्लासेस हो चुके हैं, जिनके वीडियोज अपलोडेड हैं। आज ये तीसरी क्लास होने वाली है। यूनिवर्सिटी एक्ट को पढ़ने के लिए हमने जो एक नया पैटर्न अपनाया है, उस पैटर्न पे वापस हम कंटिन्यू रखेंगे। वो पैटर्न क्या है कि जब हम नई क्लास कर रहे होंगे, उसमें पुरानी 2 क्लासेस, जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उनके बारे में क्या कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको पहले रिवाइज करते हैं। देन हम आज का कंटेंट क्या करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, चालू करते हैं क्लास को सीधे। हाँ, एक बार ये जो क्लासेस हो चुकी हैं, उसको हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आता था, इस एक्ट का परिचय क्या था, उसके बारे में हमको चर्चा करनी थी। तो इस एक्ट के परिचय के बारे में हमने पहले ही देख लिया था चीज़ों को, कि ये 20 अप्रैल 1973 को इसमें राज्यपाल का साइन होता है, 23 अप्रैल 1973 से लागू होता है। ये अधिनियम क्रमांक 22वां था। कब आया था? 1973 में। और भारतीय गणराज्य के 24वें वर्ष में क्या होता है, ये लागू होता है। इतनी बातें हमने देख ली थी। ठीक है, फिर विश्वविद्यालय का हमने निगमन देखा था। विश्वविद्यालय के निगमन के लिए क्या होता है, एक कुलाधिपति होता है, एक कुलपति होता है, सभा होती है, विद्या परिषद होती है, कार्य परिषद होती है। ये सब मिलकर क्या करते हैं, कार्यों को निगमित करते हैं। फिर हमने विश्वविद्यालय की शक्तियाँ देखी थी। ठीक है, और उसमें क्या क्या शक्ति है, सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। बीच में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, धारा 1 आ जाएगी। धारा 1 में नाम दिया हुआ है। धारा 2 में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, धारा 2 में क्या चीज़ें आएंगी, जो कंटिन्यूएशन में बनी रहेंगी। धारा 3 में कुछ चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, धारा फिर 4 में आ जाएगा। फिर धारा 5 आ जाएगी। फिर धारा 6 आ जाता है। ठीक है, धारा 7 में क्या बातें हैं, प्रादेशिक अधिकार तक कितने क्षेत्र में काम करेगा। धारा 8 आ जाती है। धारा 8 में क्या दिया हुआ है कि भेद नहीं किया जाएगा। धारा 9 में क्या है, अध्यापन की बातें की गई कि पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, और अध्यापन की बातें हो गई। धारा 10 में क्या आता है, आपका निरीक्षण आ जाता है, जो स्वयं कर लेगा या फिर राज्य सरकार के कहने पे करेगा। कौन? कुलपति करेगा, कुलाधिपति करेगा। ठीक है, मतलब राज्यपाल। इसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारी आ जाते हैं। ये सब अधिकारी यहाँ पे दिए हुए थे, कौन कौन होगा, धारा 11 में। धारा 12 में क्या आ जाती है, उनकी शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसमें राज्यपाल की क्या शक्तियाँ, मतलब कुलाधिपति की शक्तियों की बात करें हम। ठीक है, कुलाधिपति की शक्तियाँ हैं, तो राज्यपाल क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी, ये सब हमने यहाँ पे देखा था धारा 12 में। फिर आती है आपकी धारा 13। धारा 13 में क्या आता है कि उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। ठीक है, तो नियुक्ति के लिए क्या होता है, कुलपति की नियुक्ति की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नियुक्ति के लिए क्या किया जाता है कि धारा 13 की उपधारा 6 में, ठीक है, धारा 13 की उपधारा 2 और 6 के तहत क्या की जाती है, समिति की नियुक्ति की जाती है। समिति में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन सदस्य होते हैं, कार्य परिषद का सदस्य होगा, एक यूजीसी का मेंबर होगा, और एक क्या होगा, कुलाधिपति स्वयं होगा। ठीक है, या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति होगा। फिर क्या किया जाएगा, ये जो समिति है 3 लोगों का नाम सुझाती है। वो 3 नामों में से क्या है, एक नाम को क्या कर दिया जाता है, कुलपति बना दिया जाता है। पर हो सकता है इनमें से कोई जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, वो क्या कर दे, मना कर दे। ठीक है, वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है। तो अगर वो मना कर देगा तो राज्यपाल अथवा कुलाधिपति द्वारा आदेश दिया जाएगा, किसको, समिति को बोला जाएगा कि आप 3 और नए नाम सुझाइए। ठीक है, ये सब चलेगा। जो समिति होती है उसका गठन कब किया जाता है, तो गठन कुलपति के कार्यकाल समाप्त हो, वर्तमान कुलपति के कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पूर्व क्या कर लिया जाता है, गठन कर लिया जाता है समिति का। ठीक है, जो वो होती है, सलाह वगैरह दे दी जाती है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या किया जाता है, समिति का रीअपॉइंटमेंट कर दिया था। ठीक है, तो ये सब बातें हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, उसको अभी वापस नहीं जाते। फिर धारा 14 की बात करी थी हमने। धारा 14 में क्या देख लिया था, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट ना। हम्म, धारा 14 में हमने क्या देख लिया था यहाँ पर, हम्म, धारा 14 में क्या देख लिया हमने, कुलपति की सेवा शर्तों की बात करी थी। इसमें क्या सेवा शर्तें क्या होती है, 4 वर्ष होता है। एक बार उसका क्या होता हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। मतलब वो अधिकतम कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए कुलपति रह सकता है लगातार। ठीक है, और उसका जो कार्यकाल की समाप्ति होती है, वो कार्यकाल से समाप्ति के 6 माह बाद तक वो क्या है, पद पे बना रह सकता है, अथवा उस समय तक बना रह सकता है पद पर, जब तक क्या उसका उत्तराधिकारी नहीं आना चाहिए। वो जो उस समय तक पद पे बना रहेगा, उसकी कालावधि क्या है, 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अनुचित या उसको कुछ गलत कार्य करने पर, या ऐसा कार्य करने पर जिससे विश्वविद्यालय को नुकसान हो रहा है, उस स्थिति में क्या किया जाता है, राज्यपाल द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है। उस आदेश में लिखा होता है कि तुमको इस तारीख से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, तो उस तारीख से वो हट जाएगा। इस बात कुलपति की शक्तियां एवं कर्तव्य देख लिए थे हमने धारा 15 में। धारा 16 हमने कुल सचिव का अपॉइंटमेंट देख लिया था। धारा 17 में विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष होता है। धारा 18 में अन्य अधिकारी होते हैं। इतनी बातें हमने कर ली थी।
अब यहाँ से चालू होता है आपका धारा 19। धारा 19 में क्या चालू होता है, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, विश्वविद्यालय के विद्यालय के प्राधिकारी कौन कौन होंगे इसके बारे में चर्चा चालू होती है। ठीक है, दोबारा टाइप हो गया है। तो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी कौन होंगे इसके बारे में चर्चा करनी है। तो विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में कौन कौन आता है, तो सभा आती है। ठीक है, विश्वविद्यालय की जो सभा है वो आती है, कार्य परिषद, विद्या परिषद, संकाय, अध्ययन बोर्ड, इसके अलावा विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड और ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो ये तो आएंगे और साथ ही साथ में कुछ अन्य लोग भी आ जाएंगे। अब हमको इसमें क्या पढ़ना है, अब यहाँ से जो पूरा आगे की धाराएं चालू होंगी उन समय पढ़ना क्या है हमको, तो इन सब प्राधिकारियों के बारे में पढ़ना। ठीक है, कौन कौन सा, सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद, संकाय, अध्ययन बोर्ड, विद्या संबंधी योजना मूल्यांकन बोर्ड। ठीक है, इन सब प्राधिकारियों के बारे में अब हमको आगे क्या है पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आती है सभा। सभा का गठन कैसे होगा, तो देखो सभा का जो गठन होता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, अगर आप वाकई में जो एक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो एक्ट दिया हुआ है कई पेजेस का, ठीक है, बहुत बड़ा जो पूरा वो बनाया गया, विधान बनाया गया, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो सभा के गठन के संबंध में बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा की गई है। कौन गठन करेगा, कैसे गठन होगा, कितने मेंबर होंगे, कितने मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, उसमें समूह होंगे, टोटल 5 समूहों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल सिर्फ कितना याद रखना है कि सभा के गठन की चर्चा किस आर्टिकल में किस धारा में की गई है। ठीक है, तो धारा 20 में यूनिवर्सिटी की, विश्वविद्यालय के सभा के गठन की चर्चा की गई, बस इतना ही आपको याद रखना है। और उस सभा के गठन के लिए क्या किया जाता है, 5 समूह बनाए जाते हैं। ठीक है, सभा का जो गठन होता है या सभा जो बन जाती है उसमें क्या होते हैं, टोटल 5 समूह होते हैं, तो इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट आता है कि सभा के सम्मेलन था उसमें गणपूर्ति, तो सभा की सभा का सम्मेलन एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार होना चाहिए। मतलब सभा के जो सदस्य होते हैं, जो सभा की जो समूह होते हैं पांचों, इनको साल में कम से कम एक बार तो मिलना ही चाहिए। साल में कम से कम इनकी एक बैठक तो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखिएगा। धारा 21 में क्या बात कर दी गई है, सभा के सम्मेलन और उसमें गणपूर्ति की बात की गई है। ठीक है, सम्मेलन की अगर बात करें या उनके मिलन मिलन की बात करें तो क्या होगा, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक वर्ष, मतलब साल भर में क्या है एक बार तो उनको मिलना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा गणपूर्ति, तो सभा के 25 सदस्यों से क्या हो जाएगी गणपूर्ति, सभा के जितने भी सदस्य हैं उन सबको मिला करके उनमें से क्या होने चाहिए, 25 लोग उपस्थित होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा गणपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें आपको क्या है अच्छे से याद रखनी है धारा 21 के तहत। फिर आता है धारा 22। धारा 22 में सभा की शक्तियां दी हैं, उसके कर्तव्य दिए हुए हैं। तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करेगी और कर्तव्यों का पालन करेगी। मतलब सभा की शक्तियां वही होंगी जो कहाँ मेंशन की गई हैं, उस अधिनियम में मेंशन की गई हैं। अब उस अधिनियम में क्या क्या शक्तियां मेंशन की गई सभा की, उसके पीछे आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, जो आपके लिए क्या है किसी काम का नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है, सभा की शक्तियां उसके कर्तव्य किस धारा में मेंशन है। फिर आता है कार्य परिषद। ठीक है, अभी आपने क्या देखा था यहाँ पर, सभा देखेंगे, कार्य परिषद देखेंगे, विद्या परिषद, संकाय। ठीक है, तो सभा हो गया, उसके बाद क्या आता है कार्य परिषद संबंधी चीजें आती हैं। कार्य परिषद संबंधी चीजों में क्या लिखा है, कार्य परिषद विश्वविद्यालय क्या होगी, कार्यपालिक निकाय होगी। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क चल रहा है, जो भी कार्यकारी कार्य चल रहे हैं वो सब कौन कर रहा होगा, कार्य परिषद कर रही होगी। ठीक है, उसमें निम्नलिखित व्यक्ति क्या होते हैं कौन कौन से, कुलपति, कुलाधि सचिव, सभी संकाय मतलब विभागों के विभाग अध्यक्ष। तो संकाय को 4 संकायाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा क्या किए जाएंगे, नाम निर्देशित किए जाएंगे। मतलब 4 विभागों के विभाग अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, किन्हीं भी 4 विभागों जिनको कुलपति क्या करेगा, अपॉइंट कर देगा। इसके अलावा सभा द्वारा अपने सदस्यों में से एक संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए गए 3 व्यक्ति क्या रखे जाएंगे, चयनित कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये पूरी सभा क्या होती है, निर्मित होती है। आपको ये सब याद रखने की, कार्य परिषद क्या होती है, निर्मित होती है। आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको कितना याद रखना है, इस कार्य परिषद के गठन की चर्चा कहाँ की गई है, तो कार्य परिषद के गठन की चर्चा धारा 23 में की गई है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है बस। फिर ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य क्या होंगे, तो कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जो परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के द्वारा क्या है समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, जो भी समय समय पर निर्धारित किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्य परिषद का शक्ति हो जाएगी, कार्य परिषद का कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ दिए हुए जैसे क्या, विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को धारण करना। आप इसमें एक नॉर्मल जनरल लाइन याद कर लो। ठीक है, जनरल लाइन याद कर लो, क्या याद कर लो कि कार्य परिषद की शक्तियों और कर्तव्य किस प्रकार के होंगे, उन सभी कर्तव्यों सभी शक्तियों का संबंध लगभग मोटा मोटा किससे संबंधित होता है, बजट से, अनुदान से, निधियों से, संपत्तियों से। ठीक है, इससे संबंध होता है। ठीक है, तो ये सब अगर कहीं भी विश्वविद्यालय कोई निधि आ रही है, कोई संपत्ति आ रही है, कोई बजट आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार या कोई वित्तीय बातें आ रही हैं, तो इन सब चीज़ों का निर्णय कौन करता है, कार्य परिषद करती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी रहती है वो करती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। फिर आता है धारा 24 का। धारा 24 का में बात क्या की गई, वित्तीय समिति और उसके कर्तव्यों की बात की गई है। मतलब कुलाधिपति प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए क्या कर देंगे, वित्तीय समिति का गठन करेंगे। अच्छे से याद रखना है कि वित्तीय समिति के गठन की बात कहाँ की गई, धारा 24
का में बात की गई, धारा 24 का में, ठीक है। और धारा 24 में क्या बात कर दी गई थी, कार्य परिषद की बात करी गई थी। फिर आते हैं विद्या परिषद, ठीक है। जैसे कि अब आपने यहाँ पे देख लिया, सभा होगी, कार्य परिषद होगी, विद्या परिषद होगी, ठीक है। फिर आता है विद्या परिषद में क्या बातें की गई हैं, तो विद्या परिषद विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी क्या होगी, निकाय होगी, शिक्षण संबंधी निकाय, ठीक है। किसके संबंधी, शिक्षण संबंधी निकाय, जिसमें अगेन वही पदाधिकारी उसी प्रकार के होंगे, कौन कौन, कुलपति, कुलाधि सचिव, आयुक्त, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष होगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। जो विद्या परिषद होती है उसमें मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है, मध्य प्रदेश जो बोर्ड है, स्कूल बोर्ड है, उसका भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है इसमें। सभी संकाय को संकाय अध्यक्ष, अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के विभागों के अध्यक्ष, ठीक है। इस प्रकार से लोग यहाँ पे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, विद्या परिषद की संरचना हो जाती है। फिर आता है धारा 26 में क्या हो गया, विद्या परिषद, धारा 26 में क्या हुआ है, विद्या परिषद की शक्तियां और कर्तव्य। तो विद्या परिषद की शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जो उसके ऊपर क्या किए जाएंगे, अधिनियम, अपरिनियम, अध्यादेश से दिए जाएंगे, ठीक है। वो उसकी शक्तियां कर्तव्य हो जाएंगे। फिर आता है संकाय, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा था हमने अभी, सभा होगी, कार्य परिषद होगी, विद्या परिषद होगी और संकाय होगा, फिर अध्ययन बोर्ड होगा, ठीक है। तो अब आखिरी में आता है संकाय आपका, ठीक है। संकाय क्या होंगे, देखो संकाय का सामान्य सा मतलब क्या होता है कि जो विभिन्न वो बनाए जाते हैं, विभाग बनाए जाते हैं, ठीक है। कला विभाग, कला संकाय, समाज संकाय, विज्ञान संकाय, ठीक है, समाज विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय, विधि संकाय, शिक्षा संकाय, इस प्रकार से ढेरों क्या होते हैं, विभाग होते हैं, ढेरों क्या होते हैं, संकाय चल रहे होते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो उन चीज़ों क्या इस कहाँ मेंशन किया गया है, धारा 27 में मेंशन किया गया है। और इस जो प्रत्येक संकाय होता है, कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, विधि, शिक्षा आदि विभिन्न प्रकार के जो संकाय होते हैं, उन सब संकाय को क्या होता है, एक संकाय अध्यक्ष होता है। और उस संकाय अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, कुलाधिपति द्वारा की जाती है, मतलब राज्यपाल द्वारा की जाती है। कैसे नियुक्ति होती है, कुलपति की सिफारिश पर, ठीक है। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, संकाय होगा, संकाय विभिन्न चीजों से संबंधित होगा, उसमें एक संकाय अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति कुलाधिपति राज्यपाल करेंगे, कुलपति की सलाह पर करेंगे, 2 वर्ष के लिए करेंगे, ठीक है। तो संकाय का कार्यकाल पता आपको चल गया, ठीक है, संकाय के अध्यक्ष का कार्यकाल। अब आते हैं अध्ययन बोर्ड। अध्ययन बोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो उसमें आपने देखा ना, विद्या परिषद होगी, फिर संकाय होगा, फिर क्या होगा, आखिरी में अध्ययन बोर्ड होगा, जो हमने पीछे देखा था। तो अध्ययन बोर्ड क्या होगा, तो प्रत्येक विषय के लिए या विषयों के समूह के लिए, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, एक अध्ययन बोर्ड बना दिया, ठीक है। एक विषय के लिए, विषयों के समूह के लिए क्या कर दिया जाएगा, एक अध्ययन बोर्ड का गठन कर दिया जाता है। अध्ययन बोर्ड के विभिन्न सदस्य होते हैं, आपको उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं कौन कौन सदस्य होगा, क्यों, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप बिना मतलब में उलझ जाओगे, ठीक है। और जबकि वहां से प्रश्न आएगा नहीं। इसके अलावा अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष कुलपति द्वारा बोर्डों के सदस्यों में से एक बहुत बड़ी सूची होती है सदस्यों की, ठीक है। बहुत सारे सदस्य उसमें शामिल होते हैं, उसमें से किसी एक को कौन कर देगा, कुलपति क्या कर देगा, अध्यक्ष नियुक्त कर देगा। और अध्ययन बोर्ड की अवधि क्या होती है, 3 वर्ष होती है, ये आपको याद रखना है। अध्ययन बोर्ड का कार्यकाल क्या होता है, 3 वर्ष का होता है। फिर आता है अध्ययन बोर्ड की शक्तियां, उनके कृत्य क्या होते हैं। तो अध्ययन बोर्ड की ऐसी शक्तियां तथा वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों द्वारा उसमें क्या किए जाते हैं, विहित किए जाते हैं समय समय पर। मतलब अगेन, विद्या परिषद की शक्ति क्या होगी, सभा की शक्ति क्या होगी, अध्ययन बोर्ड की शक्ति क्या होगी, संकाय की शक्ति क्या होगी, सब की शक्तियां क्या होंगी जो उस पर क्या की जाएंगी, कानून द्वारा अथवा नियम द्वारा अथवा परिनियम द्वारा अथवा अध्यादेश द्वारा क्या की जाएंगी, निहित की जाएंगी, ठीक है। आखिरी में आता धारा 30। धारा 30 में क्या है, विद्या संबंधी योजना मूल्यांकन बोर्ड की चर्चा की गई, जो हमने पीछे देखा था। और आखिरी 31 आता है कि गठित किए जाने वाले बोर्ड विश्वविद्यालयों में से अन्य बोर्डों में से होंगे जो परिनियमों द्वारा क्या किए जाते हैं, विहित किए जाते हैं। खैर कोई काम का नहीं है। तो आपको 30 में याद रखना है क्या, विद्या संबंधी योजना था मूल्यांकन बोर्ड। तो यहाँ से क्या होता है, आपका धारा 31 तक की बात कवर होती है। आगे का पोर्शन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ से क्या चालू हो जाएगा आपका विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रशासन चालू होगा, ठीक है। क्या चालू होगा, विश्वविद्यालय का वित्तीय प्रशासन चालू होगा, उसको हम कवर करेंगे आगे से, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।